आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले पाकिस्तान में डॉलर का बढ़ता हुआ बहरान। जी हां, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काबू में नहीं आ रही। बिजनेसमैन तो परेशान ही हैं, हमारे जनरल साहबान भी परेशान हैं। और इसी सारे मामले के अंदर हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई भरपूर कोशिश कर रही है कि डॉलर को किसी तरह से नीचे रखा जाए। लठ लेकर, डंडा लेकर डॉलर के पीछे लगे हुए हैं हमारे जनरल साहबान के डॉलर को कह रहे हैं कि तुमने ऊपर नहीं जाना, लेकिन डॉलर है कि मान नहीं रहा। ये पीछे पीछे है, डॉलर आगे आगे है, मतलब कि ऊपर को जा रहा है। तमाम तर कोशिश के बावजूद डॉलर जो है वो इस वक्त तकरीबन ओपन मार्केट में 285-86 रुपए पर, और शायद जो इंटरबैंक है उसमें 283 या 282.5 के ऊपर तकरीबन बिक रहा है। पहले दिन थोड़ी सी, जब ये काम शुरू किया गया था तो थोड़ी बहुत कामयाबी हुई थी, उसका अहवाल भी आपको बताते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार नाकामी हो रही है। अब से चंद हफ्ते पहले आपने ये खबर देखी थी, जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनकी एक यूनियन है और उसके रुए रवा हैं मलिक बोस्तान खान। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। प्रेस रिलीज ने यह कहा कि जो आईएसआई के डीजीसी हैं उन्होंने मलिक बोस्तान खान और उनके साथियों को बुलाया और उन्हें कहा कि हमें डॉलर पर ब्रीफ करें। उनसे पूछा कि यह डॉलर की कीमत ऊपर क्यों जा रही है। मलिक बोस्तान खान ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि हमने कहा कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, काला धंधा हो रहा है, खराब काम हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। जिसके बाद शुक्रिया अदा किया मलिक बोस्तान खान ने कि डीजीसी ने वादा किया कि हम एक्शन लेंगे और डॉलर की कीमत नीचे लाएंगे, और साथ ये भी कहा गया कि एक्शन लिया गया। डॉलर की कीमत शायद चंद पैसे, 20-30 पैसे कम हुई, जिस पर मलिक बोस्तान खान ने डीजीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब ये खबर मीडिया को दे दी गई। जब ये मीडिया को हिट हुई खबर तो अच्छी नहीं लगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आपने क्या किया है, इनिशिएटिव मनी एक्सचेंज कंपनीज की तरफ से होना चाहिए था। आईएसआई का भला डॉलर के रेट के साथ क्या लेना देना, आपने उनको बुलाकर क्यों ब्रीफिंग ली? तो खबर ज़रा इस तरह जचती नहीं। तो मलिक बोस्तान खान को कहा गया कि आप अब इस खबर को बदल दें। तो उन्होंने बेचारों ने अगले दिन एक नई प्रेस रिलीज निकाली। इस नई प्रेस रिलीज में उन्होंने चीज़ें बदल दी। अब उन्होंने ये कहा कि हम मुसीबत में थे, हमने डीजीसी साहब से रिक्वेस्ट की। मतलब उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक से नहीं की, मलिक बोस्तान खान ने जाकर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे नहीं की, फाइनेंस सेक्रेटरी से नहीं की, और किसी भी सिस्टम के अंदर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनको नहीं की। डीजीसी को जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की और ये कहा कि डॉलर की कीमत बहुत ऊपर जा रही है, हमारी मदद कीजिए। तो जो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस रिलीज थी माजरत, वो ये कहती थी कि मलिक बोस्तान खान और उनके साथियों ने डीजीसी को इन्वॉल्व किया इसमें, डीजीसी ने वादा किया और उसके बाद एक्शन लिया गया और डॉलर की कीमत नीचे गई। ये तो इसका बैकग्राउंड है, अहवाल है। अब आपको बताया कि डॉलर तो पकड़ा नहीं जा रहा। इंटरबैंक के अंदर डॉलर इस टाइम 283 के करीब है और ओपन मार्केट में 285-86, और ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि 30 पैसे कम होने पर तो हमने डीजीसी साहब को मुबारकबादें दे दी थी। तो ये जो अब डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका भी ज़रा फैसला कर लें कि इसका क्रेडिट किसको देना है। जाहिर है इसका क्रेडिट या तो मलिक बोस्तान खान को मिलेगा, या डीजीसी साहब को मिलेगा, या गवर्नर स्टेट बैंक को मिलेगा, या फाइनेंस मिनिस्टर को। किसको देना है ये ज़रा फैसला कर लें, क्योंकि नीचे का क्रेडिट तो चलें डीजीसी साहब को दे दिया, अब ये ऊपर का क्रेडिट भी किसी को देने की बातचीत कर लें तो काम तकरीबन आसान हो जाए। ये हमें समझ नहीं आती कि क्यों हमारे जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे हैं उनको ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको दे सकते हैं। अगर वो डिपार्टमेंट बांझ हो जाएंगे, मतलब कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप डायरेक्टली भी ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको वो सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल जो एक फ्रेमवर्क है वो डेवलप करना पड़ेगा। ये जो निजक अप्रोच है आपकी कि जब भी कुछ हो वहाँ पर बैंडेड लगाने के लिए आईएसआई को भेज दें, एमआई को भेज दें, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि एक बड़े पाकिस्तानी ताजर, हमारे पास उनका नाम भी है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, अमेरिका से पाकिस्तान गए, बहुत बड़े ताजर हैं, तकरीबन आप सभी उनको जानते हैं। सारा कारोबार उन्होंने अमेरिका में ही किया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका कारोबार है, पूरी दुनिया में उनका तूती बोलता है। उनके ऊपर पहले कुछ बुरा वक्त भी रहा है, बहुत बुरा वक्त रहा है उनके ऊपर। बहरहाल उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली उस बुरे वक्त को गुजारा और जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे उसमें से बरी भी हुए, और उन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना भरपूर दिफा किया, अपनी रेजिलियंस दिखाई, अपना मेटल दिखाया और भरपूर तरीके से कामयाबी के साथ अपनी इज्जत को रिस्टोर भी किया। बहरहाल वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान लेकर आए वो कोई 25-30 मिलियन डॉलर कम अज़ कम, और वो उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किए। उनके साथ जो वादे किए गए थे एसआईएफसी या दूसरे पूरे फ्रेमवर्क के अंदर कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, वैसा कुछ नहीं किया गया। वो बेचारे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, तीसरे से चौथे दफ्तर भागते रहे, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई।
उनका पैसा डूब रहा था लगातार। उनसे जो प्रोमिसेस किए गए थे उन कारोबारों में या उस प्रोसेस में उनकी कोई मदद नहीं की गई। आखिर तंग आकर उन्होंने वो पैसा जो था वो बैंक से निकलवाया और निकलवाने के बाद हुंडी के ज़रिए उन्होंने मुल्क से बाहर भिजवा दिया। ये सब हम रिपोर्टेडली कह सकते हैं या अपने सोर्सेज से कह सकते हैं। दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही वेल प्लेस्ड सोर्स हैं पाकिस्तान की, जो आप यही कहें कि एक बहुत ही मोतबर शख्सियत जो अस्करी साइड की है, आज के बैठे हुए बहुत सारे लोगों के उस्ताद, बहुत ही सीनियर शख्सियत, ये उन्होंने हमें ख़बर दी है। जो हमारा सोर्स है बहुत मोतबर है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। फिर हमने अमेरिका से भी कुछ चेक करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि बिल्कुल गए थे और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ लौटे। बहरहाल खबर ये है कि पाकिस्तान में जब उन्होंने वहाँ से पैसा निकाल दिया तो पता चला फिर जनाब हमारे जो इंटेलिजेंस के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ज़ुम्मे ये लगाया गया कि चुक लो, तो उनको कराची से उठा लिया गया। उस बिजनेसमैन को कराची से उठाया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, तशद्दुद किया गया। उन्हें कहा गया कि बताओ वो सारे पैसे किधर गए हैं जो तुमने निकलवाए थे बैंक से, जो उन्होंने पाकिस्तान के बैंक में उनका पैसा था जो उन्होंने निकाल के हुंडी हवाले के ज़रिए मुल्क से बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बांट दिए, मैंने तो लोगों को देने थे बांट दिए, मैंने इधर ही लोगों को खपा दिए पैसे, किसी का उधार देना था, किसी को कुछ करना था, मैंने बाहर नहीं भेजे, मैंने यहीं दे दिए। बहरहाल उनको मनाने की बड़ी कोशिश होती रही, वो अड़े रहे, उनके साथ थोड़ा बहुत तशद्दुद भी हुआ, लेकिन वो ना माने और आखिरकार वो मुल्क से निकलने में कामयाब हो गए। अब ऐसे हालात में जहाँ एक तरफ मलिक रियाज अहमद के साथ कल क्या किया गया वो आपने देख लिया है, उसकी खबर भी आगे आपको देते हैं। बहरहाल उनके साथ कल क्या किया गया वो आप देख चुके हैं। उनकी जिस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी हथियाली गई है और आगे तासर यह है कि अपने फ्रंटमैन खड़े करके पीछे से जनरल साहबान ने खुद ही वो सारी प्रॉपर्टी खरीद ली है और एक तरफ मलिक रियाज की पूरी एम्पायर को तबाह किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक बहुत ही मोतबर, टैलेंटेड, वेल रिप्यूटेड बिजनेसमैन उनको अमेरिका से ला के मैन हैंडल किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया और उनको ऐसा सबक दिया गया कि शायद वो दोबारा कभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करना चाहें। ऐसे हालात में सोचिए कौन इन्वेस्ट करेगा। ये कहानी उनका हमें पता है, कोशिश करेंगे अगर इसके मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख सकें तो ज़रूर रखेंगे। अब आते हैं ज़रा क्विकली मलिक रियाज साहब का जो सारा मामला है उसमें अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। हम आपको बता रहे थे कि 2 से 3 दिन से मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं सुन रहा था। मलिक रियाज साहब की पिटीशन आखिर टेकअप हो गई है। इसको सुन रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उनके साथ साथ है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और उनके साथ हैं जस्टिस नईम अफ़गान। ये 3 रुकनी बेंच है, आज ये सुनेगा। जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तो शायद वो सुन भी चुके होंगे इस पिटीशन को, और हमें नहीं पता क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा पहले रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जिस वक्त मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है तब तक अभी केस टेकअप नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आज शाम के व्लॉग में आपको बताएंगे कि मलिक रियाज को कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला। क्योंकि दूसरी तरफ अगर यही केस एक दिन पहले सुन लिया जाता तो शायद उस ऑक्शन को रोक दिया जाता। वो ऑक्शन जिसमें अपने ही लोग खड़े करके मीडिया को कमरों में बंद करके कहा यह गया कि ये ओपन ऑक्शन है और कहा यह गया कि ये ट्रांसपेरेंट है, इस पर मीडिया आके भी देख सकता है, लेकिन मीडिया के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनको इजाज़त नहीं थी कि वो ऑक्शन को देख सकें और आखिर पर उन्हें एक प्रेस रिलीज़ दे दी गई। ऐसे हालात के अंदर आप समझ ही सकते हैं कि सब कुछ घोटाला था और वो घोटाला कर दिया गया और औने पौने सारी जायदाद मलिक रियाज की जो है वो छीन ली गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को टेकअप करने जा रही है। देखते हैं इस पर स्टे ऑर्डर देती है नहीं देती। लग तो मुश्किल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि है बहुत ही अंधेर नगरी तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन करे। हमें कोई बात कर रहा था हमसे, और क्योंकि मैंने कहा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो जरदारी साहब थे उन्होंने भी हेल्प नहीं की, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, वही नवाज़ शरीफ जिनके बेटे का दुगने दामों के ऊपर मलिक रियाज ने घर ख़रीदा था, और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी, रिटायर्ड जर्नल्स। तो एक मेरे दोस्त ने जो बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा क्या बातें करते हैं, रिटायर्ड को छोड़ें, सर्विंग जर्नल्स ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा ये जो मार्की जो 50 करोड़ में ख़रीदी गई, जो शायद 3 से 4 करोड़ की है, इस मार्की में उन्होंने कहा कि सर्विंग जनरल साहब के 2 बेटों की शादी हुई और इतने मेहमान आए कि जितने शायद कभी मलिक रियाज साहब ने खुद भी नहीं बुलाए होंगे। उन्होंने कहा ये वही शादी थी जहां पर ख्वाजा आसिफ आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल में फंस गए थे। वजीर दिफा जो थे वो फंसे रहे थे आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल में। ये उसी शादी की उन्होंने कहा बात हो रही है। मेरे उस दोस्त ने जो इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हैं उन्होंने ये बताया कि आप सोचिए, आप तो पुराने दोस्तों की बात कर रहे हैं, अभी जो हाजिर सर्विस बैठे हैं उन्होंने मलिक साहब की उस तरह से मदद नहीं की जैसे उन्हें करनी चाहिए थी। बहरहाल आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपको पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के साथ हो क्या रहा है वो सब कुछ बता दिया। अब अनवारुल हक काकड़, जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, और ख़बर ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने आखिरी दिनों में
अपने आप को खुद ही बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे दी। सबसे पहले अनवारुल हक काकड़ ने एक फ़ाइल में लिखा कि अनवारुल हक काकड़ की जान को ख़तरा है। तो अनवारुल हक काकड़ को पता चला कि अनवारुल हक काकड़ की जान को ख़तरा है, तो फिर अनवारुल हक काकड़ ने एक फ़ाइल मूव की जिसमें उन्होंने लिखा कि अनवारुल हक काकड़ की जान को ख़तरा है, और उन्होंने अनवारुल हक काकड़ को कहा कि आप इसकी अप्रूवल दे दीजिए ताकि अनवारुल हक काकड़ को गाड़ियाँ दी जा सकें। फिर वो फ़ाइल आखिरकार अनवारुल हक काकड़ तक गई, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी और उन्होंने कहा कि अनवारुल हक काकड़ को गाड़ियाँ दे दी जाए। तो ख़तरे का पता देने वाले भी अनवारुल हक काकड़ ही, फिर उस खतरे की संजीदगी कितनी उसकी अप्रूवल देने वाले भी अनवारुल हक काकड़ ही, और अनवारुल हक को गाड़ियाँ देने वाले भी अनवारुल हक काकड़ ही। हालांकि तोशाखाना में आपको पता है कि गुंजाइश नहीं है कि आप गाड़ियाँ दे सकें, लेकिन बहरहाल गाड़ियाँ दे दी गई। डॉन के बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, हम अक्सर उनकी खबरें आपके सामने देते रहते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में भरपूर तरीके से इस स्टोरी को कवर किया है, क्रेडिट उनका है, इसलिए हम उन्हीं को ये क्रेडिट देते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें यह ध्यान में रखिएगा कि तोशाखाना में किसी को भी गाड़ी देने की गुंजाइश नहीं, लेकिन कम से कम राजू साहब जो हैं वो गाड़ियाँ ले भी गए हैं और पूरे धड़ल्ले के साथ ये गाड़ियाँ जो हैं वो चला भी रहे हैं। आगे जनाब, अगली खबर जो है वो हम मोदी और ट्रंप का जो फड्डा पड़ा हुआ है उस पर ज़रा क्विकली बात कर लें। बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि आपको पता है अब से कुछ महीने पहले तक लग ऐसे रहा था कि जैसे इंडिया और अमेरिका दो कल्ब एक जान की कशमकश में, इतना प्यार था कि पूरी दुनिया में उसकी मिसालें दी जाती थी। लेकिन अब है कि मामलात बहुत ही ख़राब हो गए। ये खराबी तब चली जब आपको याद होगा सदर ट्रंप का जो पिछला दौर था उसमें हॉडी मूडी नाम की और फिर नमस्ते ट्रंप नाम की कुछ रैलीज़ की गई, कुछ बहुत बड़े इज्तिमा किए गए जहां पर सदर ट्रंप को सेलिब्रेट किया गया, ग्रेस किया गया और सदर ट्रंप ने भी उसको एंजॉय किया। अभी ये जो रीसेंट इलेक्शन था इसमें सदर ट्रंप का कांटे का मुकाबला था और वो चाहते थे कि इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में है वो उनको वोट भी करे, पैसा भी दे और सपोर्ट भी करे। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से सपोर्ट मांगी। नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को यह लगा कि सदर ट्रंप ने हार जाना है क्योंकि डीप स्टेट अमेरिका की उनके खिलाफ है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने उनको चक्कर करा दिया और जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। सदर ट्रंप सदर बन गए। अब हमारा ख्याल ये है कि अब वो उनसे इस चीज़ का भरपूर बदला ले रहे हैं। को तकरीबन 57 दफ़ा वो बता चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी वो मैंने ख़त्म करवाई और मोदी को बहुत जूते पड़ने थे अगर मैं वो जंग ख़त्म ना करवाता। कोई मौका नहीं छोड़ते जहां पर वो मोदी को चुटकी नहीं काटते बल्कि घोंसा नहीं मारते, और मोदी आगे से गुम सुम कोई जवाब नहीं दे रहे। सदर ट्रंप जो भी एस्केलेशन कर रहे हैं और जो भी सफारती किस्म का हमला कर रहे हैं उसका जवाब इंडियन फॉरेन ऑफिस दे रहा है, मोदी नहीं दे रहा। मोदी मुकम्मल खामोश है क्योंकि मोदी को पता है कि अगर मैं एक दफ़ा भी बोला तो सदर ट्रंप वही करेंगे जो फाइनल राउंड के अंदर अक्सर तगड़ा बॉक्सर माड़े बॉक्सर के साथ करता है। मोदी चुप हैं और इस वक्त को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सदर ट्रंप ने रिसेंटली पहले तो इंडिया पर 25% टैरिफ अनाउंस किया, फिर कहा कि वो रशिया से तेल खरीदते हैं 25% और उनके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। इस सूरत हाल में सदर ट्रंप से सवाल पूछे गए कि आप इंडिया पे तो टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है रूस से, उस पर क्यों नहीं टैरिफ लगा रहे? तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी और उनकी टीम के लोगों ने भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। जब सदर ट्रंप को मजीद कहा गया कि अगर इंडिया बाज आ जाए तो फिर क्या करेंगे, उन्होंने कहा फिर तब देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल 24 घंटे भी नहीं हुए जो टैरिफ लगाए हुए, अभी ज़रा देखें आगे आगे होता है क्या। इससे ये लगता है कि मामला टैरिफ और रशियन ऑयल नहीं है, मामला इससे ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी और ट्रंप की आपस में मुखासमत जो है, जहाँ एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़्यादा स्पेस दे रही है तो वहाँ दूसरी तरफ मोदी की जान अजाब में आई हुई है, उसकी सांसें रुक रही हैं। सबसे पहले ज़रा आपको बता दूं कि इंडिया और अमेरिका खड़े कहाँ थे जहाँ से गिरकर मामला यहाँ तक आया। 2020 में इंडिया और अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी थी, जो कि उस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग शायद कम ही मुल्कों के साथ अमेरिका करता है। फिर GEF 414 डील हुई 2023 में जिसमें $1 अरब की को प्रोडक्शन करनी थी। F414 ये जेट इंजन्स हैं जो तेजाज जो फाइटर जहाज़ हैं इंडिया के उसमें इस्तेमाल होने, और अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की हामी भर ली और कहा कि ये जो इंजन बनाएंगे हम इंडिया के अंदर बनाएंगे ताकि आइंदा से इंडिया खुद मुख्तार हो जाए, सीख ले कि इंजन कैसे बनाने हैं। फिर MQ-9B ड्रोन डील 2024 में हुई। $3.9 बिलियन के 31 प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं उनको ख़रीदा गया, उनकी डील हुई ताकि जो इंडो पैसिफिक सर्विलेंस है, स्पेशली जो जाहिर है चाइना के ऊपर सर्विलेंस है इंडिया की, उसमें फोकियत या तगड़ापन जो है वो इंडिया को मिले। उसके बाद SOSA 2024 डिफेंस सप्लाई चेन एग्रीमेंट हुआ
फिर कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव हुआ 2025 में, 825 मिलियन की यूएस इन्वेस्टमेंट इंडिया के सेमीकंडक्टर्स में और 1.5 बिलियन इंडियन सोलर एनर्जी फॉर यूएस। इसी तरह से IMEC कॉरिडोर, ट्रेड नेटवर्क कनेक्शन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप, जो आपको पता होगा कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इंडिया का चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए कहा गया कि इंडिया को सड़क के जरिए इन तमाम दुनिया के मुल्कों के साथ जोड़ा जाएगा। फिर क्वाड क्लीन एनर्जी, फिर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में, और फिर काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाया गया। मतलब कि हर जगह पर यह दिखाया गया कि स्ट्रेटेजिक किस्म की जो पार्टनरशिप है वो इंडिया और यूएस की है। ऐसे थे जैसे सगे भाई हैं, बहुत ही करीब थे, और तमाम कोऑपरेशन हो रही थी कि चाइना को नुक्कड़ में लगाना है और चाइना की बस करवानी है। लेकिन अब क्या हुआ, एकदम से सारे ख्वाब टूट गए हैं और दिन रात सदर ट्रंप ने माजरत के साथ जूता उतारा हुआ है और वो जूतम बाजार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और मोदी को समझ नहीं आ रही कि सर कहाँ छुपाऊं, और अब वो सर छुपाने के लिए चाइना जा रहे हैं। 7 साल के बाद कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहली बार चाइना जा रहा है। 7 ईयर तक ऐसा कोई विजिट नहीं हुआ। आखिरकार मोदी अब वहां जा रहे हैं और अब नई सफबंदी कर रहा है इंडिया और अपने आप को करीब लेके जा रहा है। ये कम से कम दूरियां कम करने की कोशिश कर रहा है चाइना से। इंडिया के क्योंकि रूस के साथ बहुत ही दरीना ताल्लुकात हैं। जब सारा कोल्ड वॉर वक्त पर हम अमेरिका के करीब रहे तो इंडिया हमेशा से रशिया के करीब था। अब रशिया के जो सदर पुतिन हैं उनके साथ जो अजीत डोवल हैं उनकी भी एक हंगामी मुलाकात हुई है, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं। अब ये सब कुछ इकट्ठे होकर अगर आप देखें तो आपको समझ आ रहा है कि इस एक तरफ मोदी चाइना भाग रहा है, अजीत डोवल रशिया भागे हैं। रशिया जाहिर है थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा इंडिया को चाइना के करीब लाने में। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या शाखसाना ये सारा निकलता है इसमें से, या किस तरह का मंजरनामा बनता है। लेकिन इंडिया अब अपने आप को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन 86 बिलियन डॉलर की इंडिया की एक्सपोर्ट है जो अमेरिका को खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका के साथ इंडिया 86 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये शायद उनका बहुत ही छोटा परसेंटेज है, ये हमारी तरह नहीं है। शायद उनका कोई 6, 8, 10%, ज़्यादा 10 या 12% उनका एक्सपोर्ट के ऊपर रिलायंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इंडिया की जो इकॉनमी है उन्होंने बहुत ही डाइवर्स तरीके से अपने आप को बिल्ड किया हुआ है, तो उनका सारा दारोमदार एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं है। तो अगर उनके बहुत रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाए अमेरिका के साथ तो फ़र्क तो उन्हें पड़ेगा, लेकिन सड़क पर नहीं आएंगे, वो दिवालिया नहीं होंगे, फिर भी इंडिया जो है वो चलता रहेगा। तो मामलात खासे ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि दूसरी तरफ कनाडा, जाहिर है अमेरिका का छोटा भाई है, वहाँ पर खालिस्तान की अब एम्बेसी खोल दी गई है। जी, खालिस्तान आपको पता है कि सिखों की एक तहरीक जो अपने लिए अलग मुल्क मांगती है, और जो चढ़ता पंजाब जिसे हम कहते हैं, जो इंडियन पंजाब है, उसके ऊपर उसके तूलो अर्ज़ में वो कहते